नमस्कार। कक्षा 9th की इतिहास की पुस्तक है और नाम है भारत और समकालीन विश्व एक। इसका आज हम अध्याय 3 आपके सामने लेकर आए हैं और अध्याय का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इस अध्याय को हम 4 भागों में बांटकर करेंगे। एक बड़ा अध्याय है और आपके समझ में आ सके इस बात को भी हमने ध्यान में रखा है, तो इसलिए आज इसका हम भाग 1 करेंगे। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी एक ताकतवर देश था। 1914 के बाद 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं अब तक। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय जो है जर्मनी एक ताकतवर देश था। जर्मनी को देख लेते हैं यूरोप के नक्शे पर कि जर्मनी है कहाँ है। तो ये यूरोप का मानचित्र है जिसको आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा यूरोप है, इसमें अलग अलग देश हैं। इनको नेक्स्ट वाले मैप में आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने जर्मनी को दिखाया है। रेड वाला जो ये क्षेत्र है ये सारा का सारा जर्मनी है। इसके ऊपर दूसरा देश है, वो हम अगले वाले मानचित्र में देखेंगे। इसमें और क्लियर करके दिखाया गया है। ये जो रेड वाला है सिर्फ यहाँ तक डार्क रेड है वो डेनमार्क है। ये सारा का सारा ऊपर जो पीछे आप देख रहे हैं ये वाला जो ऊपर वाइट बचा हुआ था ये जर्मनी नहीं है, ये डेनमार्क है। तो ये जर्मनी है और जर्मनी के पास ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है। आपने इनको ध्यान से देखना है ताकि आप इनको बाद में जब आएँ तो ये पता लग सके आपको ये है कहाँ। और ये सारा का सारा जिसको ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम है। नीचे फ्रांस है, फ्रांस वाला हम आपको दिखा चुके हैं फ्रांस की क्रांति में। ये स्पेन है। जर्मनी के पास ही ये ऑस्ट्रिया है, ये इटली है और ये पोलैंड है। पोलैंड को भी आपने ध्यान से देखना है क्योंकि पोलैंड में भी एक खास संधि हुई थी, तब आप सोचेंगे कि ये है कहाँ पोलैंड। तो जर्मनी के पास ही पोलैंड है। उसके बाद ऊपर स्वीडन है। तो इस प्रकार आप इस मानचित्र को देख भी लिया होगा और आपने इसको समझ भी लिया होगा कि जर्मनी कहाँ है। तो 1914 में जर्मनी एक शक्तिशाली या ताकतवर देश था। इस युद्ध में जो युद्ध लड़ा गया पहला विश्व जो 1914 में शुरू हुआ, इस विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां थी। जो देश लड़ रहे थे वो 2 भागों में बट गए थे। एक तरफ वालों को मित्र राष्ट्र कहा गया और जो दूसरी तरफ थे उनको केंद्रीय शक्तियां कहा गया। जब भी युद्ध होता है 2 या 2 से अधिक देशों में होता है तो विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें पूरे विश्व के देशों ने भाग लिया था। कोई ना कोई उनकी आपस में दुश्मनी थी। इस आधार पर जिसके साथ दुश्मनी थी वो उसके साथ तो नहीं मिल सकता है, इसलिए वो दूसरों के साथ मिल गया था। तो एक तरफ जो देश थे जो भागों में बट गए थे, मित्र राष्ट्र थे उनको कहते हैं, और एक तरफ जो थी वो केंद्रीय शक्तियां थी। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका आदि देश थे। इनको हम मित्र राष्ट्र में शामिल करते हैं। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है जैसे देश शामिल। तो आप इसको समझ गए होंगे। 2 भागों में विश्व के सभी देश बट गए थे। एक को मित्र राष्ट्र कह रहे थे और एक को हम केंद्रीय शक्तियां कह रहे थे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल थे। यानी कि जर्मनी जो था वो केंद्रीय शक्तियों में शामिल था, मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यानी दुनिया के सभी बड़े देश किसी न किसी फायदे की उम्मीद से इस युद्ध में कूद पड़ी थी। हर देश को कोई न कोई उम्मीद थी कि जब वो जो युद्ध जीत जाएगा तो वो दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा या उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। इस उम्मीद से वो इस विश्व युद्ध में कूद पड़े थे। लेकिन युद्ध लंबा खिंच जाने के कारण पूरा यूरोप आर्थिक रूप से कंगाल हो गया। युद्ध का मतलब ही होता है खर्चा। तो लेकिन जो युद्ध था सभी देशों को उम्मीद थी कि युद्ध जो है 5-6 महीने चलेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ और जाके 1918 में खत्म हुआ। तो एक लंबा समय बीत गया। तो लंबा खिंच जाने के कारण पूरा यूरोप आर्थिक रूप से कंगाल हो गया। अंत में अर्थात 1918 में मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया। जो मित्र राष्ट्र थे, जिस हमने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया कि एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो एक तरफ ये आपने याद रखना है कौन से देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे और कौन से देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। तो मित्र राष्ट्रों ने 1918 में
केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया और जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो जो हार गई, केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया और जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में जर्मनी की हार से सम्राट ने गद्दी को छोड़ दिया। जब युद्ध में हार हो गई जर्मनी की तो उसने गद्दी को छोड़ दिया। इससे मित्र राष्ट्रों को वहां की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का मौका मिला। तो जब उन्होंने गद्दी को छोड़ दिया, जिस प्रकार की वहां शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था जो राजा ने या सम्राट ने शुरू की हुई थी वो भी खत्म हो गई। तो जब राजा ने गद्दी को छोड़ दिया तो इससे मित्र राष्ट्रों को वहां की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का मौका मिला। इसके लिए 9 नवंबर 1918 को, ये डेट आपने याद रखनी है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इसके लिए 9 नवंबर 1918 को वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, जो वहाँ कानून बनाने वाली संस्था थी, जिसमें उसमें बड़े बड़े लोग जो शामिल थे, जो कानून बनाने या राजा को, सम्राट को सलाह देने का काम करते थे, उसको राष्ट्रीय सभा कहते थे। तो वाइमर में, एक जगह का नाम है वाइमर, 9 नवंबर 1918 को वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान पास किया गया। ध्यान से इसमें सुन लीजिए, लोकतांत्रिक संविधान पास किया। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन वाला संविधान। तो 9 नवंबर 1918 को वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान पास किया गया। ये आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जर्मनी है, जो हमने आपको पहले उसमें दिखा दिया है मानचित्र में। इसमें ये अलग अलग, ये बर्लिन है उसका शहर, ये हम्सबर्ग है और ये वाइमर है, जहाँ पर वो संधि हुई थी और जहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान जो बनाया गया था। मित्र राष्ट्रों ने, जब सम्राट ने गद्दी को छोड़ दिया तो मित्र राष्ट्रों को वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था या सरकार को बदलने का मौका मिला। तो इसके लिए 9 नवंबर, मैंने आपको डेट बताई थी, 9 नवंबर 1918 को वाइमर में, वाइमर जगह का नाम भी आप समझ गए हैं, राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और इसमें एक लोकतांत्रिक संविधान पास किया गया। ये वाइमर आप देख रहे हैं, ये उस समय की संधि जो हुई थी, वाइमर जब संविधान पास किया गया था, तो उस समय का ये चित्र है। नए संविधान के अनुसार जर्मन संसद यानी राइक्सटाग, जिसका नाम है, हमारे यहाँ पर जिसको संसद कहते हैं, वहाँ पर उसको राइक्सटाग कहते हैं। तो अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। तो नया जो संविधान बना, उस संविधान के अनुसार जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए चुनाव करवाने की व्यवस्था, क्योंकि पहले सम्राट होता था तो चुनाव करवाने की जरूरत महसूस नहीं की जाती थी। तो नया जब संविधान पास किया गया तो संसद, जिसको वहां पर राइक्सटाग कहा जाता है, कि चुनाव करवाने की व्यवस्था की गई। चुनाव में सभी वयस्क नागरिकों अर्थात सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो जो नया संविधान बना उसमें सभी वयस्क नागरिकों का मतलब है स्त्री और पुरुष जो एक निश्चित आयु को प्राप्त कर चुके हो, तो सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। 2 शब्द आए हैं यहाँ पर, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, जिसे वाइमर गणराज्य कहा जाता है। वाइमर गणराज्य आप समझ गए होंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके पास ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वाइमर गणराज्य क्या था। 9 नवंबर 1918 को वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई थी, नया संविधान बनाया गया। संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, जिसे हम वाइमर गणराज्य कहा जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन होगा, और गणराज्य का मतलब है कि जो देश का जो मुखिया होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, सम्राट नहीं होगा। तो जिसे वाइमर गणराज्य कहा जाता है। इस गणराज्य के समर्थकों में कौन कौन थे, किन किन लोगों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस गणराज्य के समर्थकों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट गुट के लोग शामिल थे। सभी लोग शामिल नहीं थे जर्मनी की, मतलब समाजवादी एक अलग प्रकार की विचारधारा है, कैथोलिक और डेमोक्रेट गुट के लोग शामिल थे। इस विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा उस पर कठोर शर्तें थोपी गई। ये हमने आपको पहले बताया था कि एक टाइम 1918 में ऐसा टाइम आया कि जब मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया और जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि जर्मनी की हार हो गई। तो इस विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद, अब क्योंकि मित्र राष्ट्र जीते थे तो वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, मित्र राष्ट्रों द्वारा उस पर कठोर शर्तें थोपी गई। 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई भी एक जगह का नाम है,
ये भी आपने डेट याद रखनी है जो आपको मैं बता रहा हूं, अंडरलाइन कर लीजिए। 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि के द्वारा जर्मनी पर निम्नलिखित शर्तें लगाई गई। जब युद्ध में हार गया जर्मनी और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो उन्होंने उस पर जर्मनी पर मनमानी शर्तें थोपी। ये शर्तें आपने याद रखनी है क्योंकि आगे जाकर यही हिटलर के उदय का कारण बनी। बड़ी भयानक शर्तें थी या कठोर शर्तें थी जिसने जर्मनी को तबाह कर दिया। तो 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने वर्साई में एक संधि की, ये भी आपने डेट याद रखनी है। शर्तें थोपी गई। ये वर्साई है, मैंने आपको कहा था कि याद रखना है, ये पोलैंड में एक जगह का नाम है। ये आप जर्मनी है देख रहे हैं मानचित्र पर, ये जर्मनी है और जर्मनी के पास ही पोलैंड मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था याद करने के लिए। तो पोलैंड में ही ये वर्साई की वहां पर संधि हुई जिस पर जर्मनी पर एक कठोर शर्तें थोपी। क्या क्या शर्तें थी? पहला, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के हवाले। तो जर्मनी ने जिन जिन देशों पर कब्जा कर रखा था, उपनिवेश का मतलब है कि जहां से जब एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और फिर अपने आर्थिक फायदे के लिए उसका शोषण करता है, तो जिस देश का शोषण किया जाता है उसको उपनिवेश कहते हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और हार के बाद जब मित्र राष्ट्रों ने उस पर शर्तें थोपी तो शर्त में एक मुख्य शर्त ये थी कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के हवाले करने पड़े। जितने भी देशों पर उसने कब्जा कर रखा था वो सारे के सारे उससे छीन लिए गए। सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं। दूसरी शर्त क्या थी कि जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। जो युद्ध में लड़ी थी उस सेना को भंग कर दिया गया। जर्मनी यानी कि एक ऐसा देश बन गया जहां पर सेना नहीं थी। तीसरी शर्त क्या थी कि युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए पूरी तरह से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराए। युद्ध में पहले विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों ने युद्ध को जीत लिया तो उस युद्ध में जितनी भी तबाही हुई थी, जितनी भी हानि हुई थी, उस पूरी की पूरी हानि के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। याद रखना है आपने, 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना था, यानी कि ये पैसे की मुद्रा के रूप में नहीं देना था। 6 अरब पौंड का जितना सोना बनता था उस जमाने में, उतना सोना जो है वो मित्र राष्ट्रों को देना था। पैसे नहीं देने थे बल्कि सोना उतने मूल्य का देना था। तो यह जुर्माना उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना था। इस प्रकार पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए, यानी कि जिन लोगों ने अपराध किए, इस प्रकार पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नई वाइमर गणराज्य से वसूल किया गया। सोचने वाली बात थी कि जिन लोगों ने युद्ध लड़ा या युद्ध के लिए जिम्मेदार थे उन लोगों को जुर्माना नहीं देना था, बल्कि ये जो नए जिन्होंने वाइमर में जो समझौता किया था उन लोगों को देना था। तो इस प्रकार पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नए वाइमर गणराज्य से वसूल किया गया। इस प्रकार इस गणराज्य को एक तरफ तो युद्ध में हुई हार का अपमान सहन करना पड़ा और दूसरी तरफ हर्जाना चुकाने के कारण वह आर्थिक रूप से कमजोर भी हुआ। दो बातें हुई जर्मनी के साथ कि एक तरफ तो युद्ध में हार हुई, युद्ध में हार होने के बाद जो अपमान होता है वो अपमान सहन करना पड़ा, और दूसरी तरफ जो उस पर एक मोटा जुर्माना 6 अरब पौंड का जो जुर्माना लगाया गया, जो उसको स्वर्ण मुद्रा के सोने के रूप में देना था, दूसरी तरफ हर्जाना चुकाने के कारण तो वो जो इतना भारी जुर्माना उस पर लगाया गया उसके कारण यह देश जो जर्मनी था वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इन सभी की वजह से वाइमर गणराज्य लोगों के मजाक का पात्र, जिन लोगों ने वाइमर में बैठकर संधि की थी, समझौता किया था, लोकतांत्रिक संविधान लागू किया था, तो जब ये सारी शर्तें उन पर थोपी गई तो उन लोगों का, जिन लोगों ने किया था, उनको वो मजाक के पात्र बन गए। इस गणराज्य को चलाने वालों का नवंबर के अपराधी कहकर मजाक, और क्योंकि 9 नवंबर 1918 को वाइमर में बैठकर वो समझौता हुआ था, नवंबर में क्योंकि हुआ था तो उनको नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था। युद्ध में हार जाने के बाद उस पर 6 अरब को पहले से ही उस पर कर्जा था, क्योंकि उसने जो युद्ध था वो कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध में हार जाने के बाद उस पर 6 अरब पौंड का और जुर्माना लगा दिया गया। यह जुर्माना उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना था। इस दोहरे बोझ से, पहले तो कर्ज ही चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, दूसरा उस पर जुर्माना लगा दिया गया, तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार खत्म होने लगे, क्योंकि सोने के मुद्रा के रूप में उसको सारा का सारा सोना देना था इतने मूल्य का।
तो इस हिसाब से उसके जो स्वर्ण भंडार थे वो खत्म होने लगे, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, क्योंकि जब इतना सारा जुर्माना देना था तो देश की आर्थिक स्थिति का खराब होना लाजमी था। इसलिए 1923 में उसने कर्ज और जुर्माना चुकाने से इनकार, कब तक कितना जुर्माना चुकाता जिस हिसाब से उस पर लगाया गया था, तो 1923 में उसने जुर्माना और कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर फ्रांस ने जर्मनी के औद्योगिक इलाके, रूर एक जगह का नाम है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अलग अलग शहर हैं, तो रूर, जिस पर जब फ्रांस को जुर्माने की रकम नहीं मिली तो फ्रांस गुस्सा हो गया और उसने जर्मनी के औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी का एक विशाल कोयले भंडार का इलाका था। जर्मन सरकार ने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी। जर्मन सरकार ने सोचा कि जिस हिसाब से पैसा नहीं रहा है, तो उसने एक बड़े पैमाने पर, जो कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने से उसकी मुद्रा का नाम है मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। ये आप छोटे बच्चे हैं तो समझने की कोशिश करना, अगर आप एक ही चीज को ज्यादा छापेंगे तो फिर पैसे की कीमत नहीं रहती। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि इतने रुपए में 1 किलो घी आ जाता था, अब इतने रुपए में आता है। तो ये जो है, अगर आप ज़्यादा मुद्रा छापेंगे, ज़्यादा पैसा छापेंगे, तो पैसे की जो कीमत है, पैसे का जो मूल्य है, वो खत्म होने लगता है। तो जब जर्मनी में भी ज़्यादा मात्रा में कागज़ की मुद्रा छापनी शुरू की, तो इससे जो क्या हुआ, जब उन्होंने छापी तो इससे उनकी जो मुद्रा मार्क थी उसका मूल्य तेजी से गिरने लगा। यानी कि पहले जो चीज़ 1 रुपये में आ जाती थी, वही चीज़ बाद में 10 रुपये में आने लगी। इसका कारण यही है इसके पीछे कि पैसा ज़्यादा छाप दिया था उन्होंने। अप्रैल 1923 में, ये सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना जरा इसको, अप्रैल 1923 में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 रुपये थी। 24,000 मार्क थी, क्योंकि वहाँ मार्क होता है तो मार्क कहना है। यानी कि 24,000 मार्क देकर 1 डॉलर खरीदा जा सकता था अप्रैल 1923 में। अप्रैल की बात कर रही हैं 1923। जो दिसंबर 1923 में, अगर हम दिसंबर में जाएं, इतनी मुद्रा छाप दी उन्होंने, मार्क जो है दिसंबर 1923 में 9 लाख नहीं, अगर आप इसको करें 9,88,60,000 मार्क के बराबर हो गई। यानी कि एक जो डॉलर था वो 9,88,60,000 रुपये मार्क के बराबर हो गया। इतनी मुद्रा उसको देने की, इसी हिसाब से उन्होंने भारी मात्रा में मुद्रा को छापा। इस प्रकार 1 डॉलर में अरबों मार्क मिलने लगे। यानी कि ज़्यादा 1 डॉलर, सिर्फ 1 डॉलर की जो कीमत थी, क्योंकि इसका कारण इसके जो पीछे है वो यही है कि जर्मनी ने जो अपनी मुद्रा थी मार्क, वो बड़े पैमाने पर छापी। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जब आप ज़्यादा मात्रा में नोट छापेंगे तो नोट की जो कीमत होती है वो नहीं रहती है, उसकी मूल्य घट जाता है। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, वैसे वैसे ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते थे। इसके कारण जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया, क्योंकि वहाँ पर जो है एक भयंकर पैमाने पर जो आर्थिक संकट पैदा हो गया। इस संकट को अति मुद्रास्फीति का नाम दिए। याद रखना है आपने शब्द अति मुद्रास्फीति। इस संकट को जो जर्मनी में आया था, जब उसने भारी मात्रा में मार्क को छापा, तो मार्क को छापने से उनकी जो मुद्रा थी उसका मूल्य कम हो गया, और वो जो संकट वहाँ पर पैदा हुआ, उस संकट को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्या है अति मुद्रास्फीति? जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे जैसे मार्क की कीमत, जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका आगे आया। जब पूरे संसार में हमदर्दी का पात्र जर्मनी बन गया, तो उसको इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अमेरिका आगे आया और उसने जर्मनी को औद्योगिक कार्यों के लिए कर्ज देना शुरू किया। लेकिन 1929 में जब अमेरिका में महामंदी आई, ये जो महामंदी थी ये पूरे संसार में आई थी, जब पूरे संसार में जो चीज़ों के जो दाम थे वो एकदम से ज़मीन पर आकर गिर गए थे कि उनकी कीमतें रही नहीं थी, कुछ भी मूल्य ही नहीं रही थी, इतना मंदी आ गई थी। लेकिन 1929 में जब अमेरिका में महामंदी आई तो इसका असर जर्मनी पर भी पड़ा। जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो गई, क्योंकि जब अपने आप ही देश कंगाल हो गया, उसको मंदी आ गई उस देश में, तो वो जर्मनी को सहायता कैसे कर सकता था।
इसलिए अमेरिका ने जर्मनी को पैसा देना बंद कर दिया। इसका प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही जर्मन बेचारा गरीब देश था एक, और जब पैसा मिलना बंद हो गया तो उससे जर्मन अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक उत्पादन घटकर 40% रह गया। जहां पर पहले उद्योगों में चीज़ें बन रही थी वो 60% घट गई, 40% उत्पादन रह गया। जब 40% उत्पादन रह गया तो मजदूरों की वहाँ जरूरत नहीं पड़ी, मजदूर बेरोजगार होने लगे। बेरोजगारों की संख्या 40 लाख तक पहुँच गई। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो गले में तख्ती लटकाए खड़े रहते थे, जिस पर लिखा होता था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इस प्रकार के हालात पैदा हो गए कि वहाँ पर 40 लाख लोग बेकार हो गए। जब वहाँ मंदी आई, जब वहाँ पर कुछ नहीं बना, तो जर्मनी जो सड़कें थी बड़ी तादाद में लोग मिलते थे और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म होते जा रहे थे वैसे वैसे युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता। जब देश में रोजगार नहीं रहता है तो जो युवा वर्ग होता है और जब उसको काम नहीं मिलता है तो वो फिर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है, आपराधिक गतिविधियों करने लग जाता है। तो जैसे जैसे वहाँ रोजगार नहीं रहा तो जो युवा वर्ग थे वो आपराधिक गतिविधि, चोरी डकैती की जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूलन होता जा, मूलन का मतलब होता है कि जैसे जैसे जो मुद्रा थी वहाँ की मार्क, उसका मूल्य कम होता जा रहा था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूलन होता जा रहा था वैसे वैसे मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यापारियों को भी यह डर सताने लगा था कि कहीं वे भी एक दिन बेरोजगार न, जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, वेतनभोगी कर्मचारी थे या फिर व्यापारी जो थे, उनको भी जब देश में इस प्रकार की कंगाली आई, चीज़ों की कीमतें गिरी, और तो उससे उन लोगों को भी डर लगने लगा था कि एक दिन वो भी बेरोजगार हो जाए। किसान अपने उत्पादों की कीमतों में गिरावट से परेशान थे, कोई चीज़ों की खरीदने के लिए तैयार नहीं था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। औरतें अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल हो रही, यानी कि समाज के अगर हर वर्ग को देखें, किसान अपने जो उसकी फसल पैदा उसने की थी उसकी कीमतें गिर रही थी। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था जर्मनी में, और औरतें अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल हो रही थी। राजनीतिक स्तर पर इस संकट को दूर करने के लिए अनेक नुस्खे अपनाए गए। जर्मन सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन फिर भी संकट दूर नहीं हो पाया। इससे लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, यानी कि वाइमर के में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी और ये सोचा गया था कि जर्मन में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लोगों को शासन लाया गया था। जब कुछ भी इसका फायदा नहीं हुआ तो इससे लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जब ये इस प्रकार की अंधकार में परिस्थितियां थी, लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, समाज में गहरी निराशा छाई हुई थी, तो एक ऐसा आदमी जो लोगों को इस निराशा से बाहर निकालने का वचन देता है, लोगों को लगने लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनकी जो गरीबी है वो दूर हो जाए, तो वो लोग उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। तो इस संकट ने जो जर्मनी में आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इस संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। हिटलर के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया गया। इस भाग में हम यहीं तक करेंगे। अगले भाग में हम हिटलर के उदय के कारण